अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी रूटीन जो है 12 to 13 दिसंबर तक बस इन्हीं डेज़ में थोड़ी सी बिजी है, इसके बाद नहीं होगी। तो आप लोगों के फिर लेक्चर जो है मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेकर आपका सिलेबस कवर करवा दूंगी। अगर अभी एक हफ्ते में थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि प्रीवियस डेज से आपका सही चल रहा था, इस एक हफ्ते में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। होगा सही, बस ऐसा हो सकता है कि एक क्लास या 2 क्लास मिस हो गई, लेकिन मैं उसको रिकवर करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस इन मैन में। होम्योस्टेसिस जो होता है, देखो हमने पढ़ा था कि बॉडी के सिस्टम को, स्टेट को बैलेंस रखने को कहते हैं, जिसके अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: स्किन, लंग्स, किडनी। स्किन जो होती है ना, उसको हम ये एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है कि इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन अपनी बॉडी का। हमारी बॉडी का अगर कभी एमसीक्यूज़ में आ जाए विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो इट इज़ स्किन। तो वो क्या है? वो स्किन है। अच्छा, बेसिकली स्किन के 2 फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन तो इसका प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर, मतलब ये हमारा प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है जो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई जर्म या कोई वायरस या कोई भी हार्मफुल पैथोजन, कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आना चाहेगा और वो फॉर एग्जांपल हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए हमारी स्किन के ऊपर आ गया, तो वो हमारी स्किन के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो या तो वहीं पर मर जाता है या जब हम लोग हाथ मुँह वगैरह धोते हैं तो वो वहाँ से क्या कहते हैं, हट जाता है। अच्छा, आप लोग को इससे एक बात बताती हूँ। हम लोग कोविड में, अभी कोविड-19 जब चल रहा था, तो हम लोग एक चीज़ यूज़ कर रहे थे जिसको कह रहे थे, मैं खुद ही भूल गई, रुको। हाँ ग्रेट, याद आ गया। सैनिटाइज़र कह रहे थे हम उसे। बता मैं आप लोगों को रही थी और भूल में खुद गई। तो हम सैनिटाइज़र को यूज़ क्यों कर रहे थे? सैनिटाइज़र को हाथ पे यूज़ करते हैं तो वो तो आपने देखा होगा हाथ में जस्ट थोड़ी होता, वो तो इथीन वगैरह होता है, तो वो तो उड़ जाता हैगा, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, उसको हम हाथ पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है, किस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिल रही है। तो देखो, उसके अंदर कुछ इस किस्म के केमिकल्स, कुछ इस किस्म की चीज़ें मौजूद है सैनिटाइज़र के अंदर कि अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई वायरस आता है तो उस वायरस का जो प्रोटीन या वो जो वायरस होगा ना, तो उसको वो सैनिटाइज़र क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, मेल्ट कर देगा, बिल्कुल उसको फिनिश कर देगा, यानी वो प्रोटीन को उसके तोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारी स्किन कैसे काम करती है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे। इसके अलावा दूसरा फंक्शन उसका है एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। एक तो वो प्रोटेक्टिव ऑर्गन है और दूसरा क्या है, होम्योस्टेटिक ऑर्गन। प्रोटेक्टिव ऑर्गन के तौर पर वो क्या करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस रखती है। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो उसको कैसे बैलेंस रखा जाएगा? उसको बैलेंस रखने का तरीक़ेकार यही होगा, ठीक है, कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। फिर वाटर और सॉल्ट। देन आ जाए लंग्स की तरफ। लंग्स का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी फ्लूइड्स को और सेल्स के लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। होता ये है हमारी बॉडी के अंदर, देखो ये तो समझ आता है हमें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये कैसे मेंटेन हो रहा है। तो ये बॉडी का जो फ्लूइड है इसको और सेल को कैसे मेंटेन रखते हैं। देखो हमारे आरबीसीज जो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, इनकी लाइफ होती है 120 डेज़, ये बात याद रखना। ये 120 दिन के बाद चले जाते हैं 2 ऑर्गन्स में, या तो लंग्स में जाएंगे, ठीक है, या फिर किस में जाएंगे, स्प्लिन में जाएंगे, ठीक है। हमारे लंग के ना सामने एक ऑर्गन मौजूद होता है, स्प्लिन। इन दोनों में जाकर ना ये जो आरबीसीज जिनके 120 डेज़ पूरे हो गए, यानी अब इनका मरने का वक्त आ चुका है, ये 2 या तो लंग्स में जाएंगे या स्प्लिन के पास जाएंगे और यहाँ जाकर ये टूट जाएंगे। आरबीसीज के अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में टूटता है, एक तो होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ना, ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन आगे क्या बना देता है, ये बनाता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। जैसे हमारी बॉडी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स से बनती है उसको हम सेल कहते हैं। अब ये जो हीम जो है ना, ये 2 चीज़ों में टूटता है। एक तो टूटता है ये आयरन में, ठीक है, दूसरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फर्दर जो होता है ना, ये कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन या बिलीवेरिडिन, ठीक है, बिलीरुबिन या बिलीवेरिडिन में ये टूटती है।
अच्छा, ये अगर देखो हमारे लंग्स में ये दो चीज़ें बन रही होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात, अच्छा फिर जब ये बन जाती है ना तो उसके बाद इसको जो हमारा पेनक्रियाज होता है, हमारा जो पित्ता होता है ना, उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी की बॉडी के अंदर पेनक्रियाज मौजूद ना हो या किसी की बॉडी के अंदर से ये दोनों चीज़ें ना निकले तो क्या होता है, जो जॉइंटिस होता है ना, वो भी बिलीरुबिन और ब्लू वेरिएंट की वजह से होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर येलो येलो सा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का कलर ही येलो ग्रीन होता है, सही है, जॉइंटिस जिसकी वजह से होता है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बॉडी फ्लूइड या सेल को कैसे मेनटेन करते हैं। और ये जो मैंने आपको आरबीसी की बात बताई ना, ये आगे आप किडनी में भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दी, ये बात अभी आपकी बुक में नहीं आई है तो उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कैसे मेंटेन करते हैं, एनर्जी को देखो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारा काम जो हो रहा होता है ना, ये सब हमारे लंग्स की हेल्प से हो रहा होता है। उसके बाद किडनी को हम कहते हैं फिल्टर्स, यानी कि अगर आपके घर में पानी आता है तो आप उस पानी को साफ़ करते हैं ना, फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, या बाहर से वो पानी फ़िल्टर होकर आ रहा होता है कि उसमें से जरासीम निकल जाते हैं। तो इसी तरह से जब बॉडी के फ्लूइड जो होते हैं ना, जब वो जा रहे होते हैं वेस्ट होने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी से रिमूव होने के लिए, तो सबसे पहले वो गुजरते हैं एक ऑर्गन से जो बीन लाइक होता है, जिसको हम कहते हैं किडनी। किडनी क्या करती है कि वो जो फ्लूइड होता है ना, वो जो पानी होता है, वो जो बॉडी फ्लूइड होता है, वो किसी भी शक्ल में हो आपकी बॉडी में, वो उसको रिमूव करने से पहले एक दफ़ा देखती है कि इसके अंदर कहीं हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं जा रही। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आयंस, सॉल्ट्स, जिसके अंदर कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सही है, और क्या कहते हैं सोडियम होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं आपका वाटर, ये सारी चीज़ें तो नहीं जा रही इस बॉडी फ्लूइड के अंदर। अगर जा रही है ना तो किडनी क्या करती है, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर अलग आपकी बॉडी में दोबारा से शामिल कर देती है। तो ये क्या करती है, आपकी बॉडी में से जब वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, यूरिन या क्या कहते हैं किसी भी लिक्विड फॉर्म में, बॉडी फ्लूइड की फॉर्म में जा रहा होता है ना, तो वो उसको क्या कर लेती है, फ़िल्टर कर लेती है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो इंटरनल वाटर होता है ना, उसको रिमूव करने से पहले, सही है, उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकाल लिया जाता है। और उसके बाद जो फालतू पानी होता है, एक्सेसिव वाटर होता है, तो उसको यूरिया की फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में या क्रेटिनाइन की फॉर्म में या दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में यूरिन के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, उसका खराज कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्रिएटिनिन क्या होता है, देखो यूरिया भी हमने पढ़ा था, यूरिक एसिड भी, सब मैंने समझाया था कि यूरिया ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं और यूरिक एसिड बर्ड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और यूरिक एसिड कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है। फिर मैंने बताया था अमोनिया, NH3, ये फ़िश जो होती है ना वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब ये जो फ़िश जो अमोनिया प्रोड्यूस करती है ना, ये बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है कि अगर आप अपनी बॉडी में अमोनिया रख लेना तो आपको बहुत मसला हो जाए। आप अपनी बॉडी के अंदर यूरिया के अगर 1 लाख, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर यूरिया के 1 लाख मॉलिक्यूल रख सकते हैं ना, यूरिया के, किसके, यूरिया के, तो अमोनिया का सिर्फ 1 रख सकते हैं। यानी कि यूरिया अमोनिया से कितना कम टॉक्सिक है, 1 लाख मरतबा कम टॉक्सिक है यूरिया से, ठीक है। और यूरिक एसिड यूरिया से भी कम टॉक्सिक है, समझ आ रही है बात। और क्रिएटिनाइन कब आता है, क्रिएटिनाइन जब आपके मसल्स वगैरह का जब वर्कआउट होता है, मसल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तब उसमें ये वाला वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर एक्सक्रीट होता है। क्रिएटिनिन की इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। अब बात करते हैं ह्यूमन के स्ट्रक्चर की, ह्यूमन के स्किन के स्ट्रक्चर की। ह्यूमन के स्किन कंसिस्ट होती है 3 पार्ट्स पे, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला पार्ट, डर्मिस जिसको डर्मा भी कहते हैं, ये वाला पार्ट होता है। फिर आता है हाइपोडर्मिस। कभी एक चीज़ का नाम सुना है, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ये स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन जो होती है ना, वो कंसिस्ट होती है 3 लेयर्स पे, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो आउटर लेयर होती है ना स्किन की, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। वो किससे बनी हुई होती है, वो एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। और एपिडर्मिस किससे बने हुए होते हैं, एपिडर्मिस बने हुए होते हैं फ्लैट डेड सेल से, ठीक है, जिनके अंदर कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, केराटिन प्रोटीन है वो मौजूद होता है, ठीक है। इस लेयर के पास ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती, यानी खून की नालियाँ मौजूद नहीं होती।
और ये वाटर से इम्परमिएबल होता है, यानी कि वाटर इसके पास से नहीं जा सकता। यानी कि पानी अगर आपकी बॉडी से पानी, अगर देखो ये आपकी बॉडी में मौजूद नहीं होता ना एपिडर्मिस, तो क्या होता है आपकी बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में जाना शुरू कर देता। जैसे कि प्लांट्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है ना, डेड होती है ना क्यूटिकल की लेयर, वैक्स की लेयर होती है, ऐसी हमारी बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस मौजूद होती है जो केराटिन प्रोटीन से बनी हुई होती है, लेकिन डेड सेल्स होते हैं वो। सही है, तो ये क्या करता है आपकी बॉडी से वाटर का लॉस होने नहीं देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा ये आपकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आपकी बॉडी में इंटर होने नहीं देता है। तो अब आपको समझ आया कि स्किन कैसे प्रोटेक्टिव ऑर्गन के तौर पे काम करती है और होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। आपको एपिडर्मिस के बारे में बस इतना ही बताया गया है। अब बात करते हैं डर्मिस, जिसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। डर्मिस कहाँ पे पाई जाती है? डर्मिस एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के दरमियान में पाई जाती है, जिसमें मेनली जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, मैंने पता नहीं इसकी पिक्चर सेव करिए, देखो आपको इसके अंदर ये वाली लाइन नज़र आ रही है। यार एक तो ना जब ड्रॉ करते हैं ना तो मुझे नहीं नज़र आता, मसला ये है। देखो ये, इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग कर देती हूँ। ये वाली जो लाइन है ना, ये जो इसके दरमियान में जो मैंने एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर ऑरेंज कलर की एक ऐसी लाइन नज़र आ रही है, जिस लाइन के अंदर ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं और उसके अंदर रेड कलर के डॉट्स हैं, नज़र आ रही है लाइन। इसको हम कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं? रिसेप्टर। हमारे ब्रेन से ही कुछ आ रहे होते हैं धागे, ये धागे नज़र आ रहे हैं, ये धागे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये धागे आ रहे होते हैं ना, तो ये धागे जो है ना, ये आगे आकर, देखो ये धागा आपकी बॉडी से आ रहा है, वो ब्रेन से आ रहा है, ब्रेन से आने के बाद ये धागा यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, इधर गया, और उसके बाद ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में आगे आ जाता है। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा क्या है? रिसेप्टर है, ठीक है। ये रिसेप्टर जो है ना, ये डर्मल पेपिलाई जो होता है, डर्मल पेपिलाई क्या है? ये वाली लेयर जिसको मैं रिसेप्टर कह रही थी, ये डर्मल पेपिलाई होता है। बेसिकली डर्मल पेपिलाई जो होता है ना, इसके अंदर ही रिसेप्टर्स इससे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स है ना, इनका काम क्या होता है? देखो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं कोल्ड रिसेप्टर, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, और एक होते हैं हीट रिसेप्टर। हैं दोनों एक ही तरह से, दोनों आगे आके कैसे हो रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो कुछ चीज़ें इनके अंदर डिफरेंट होती है, तो वो हीट और कोल्ड रिसेप्टर होते हैं। लेकिन आप अभी समझे, आपकी बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर्स मौजूद है, जो कहाँ से आ रहे हैं? ब्रेन से धागे की सूरत में आते हैं और आगे आकर ऐसे बल्ब लाइक हो जाते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? अगर आपको सर्दी लग रही है तो ये आपके कोल्ड रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को बताएंगे, यानी कि इनको पता चला आपको सर्दी लग रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन इस धागे के ज़रिए जाएगी और जाकर कहाँ पहुँचेगी? ब्रेन में। अब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस ना मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, या उससे भी कम सेकेंड्स के अंदर होता है, यानी बहुत जल्दी होता है। आपकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से काम होता है। ये आपको ठंड लगे और शूँ दिमाग को पता चल गया, मतलब ऐसे ही ठंड लगी फ़ौरन पता चल गया, ये काम होता है। इसी तरह से गर्मी लगती तो वो हीट रिसेप्टर बता देते हैं। अब ये बात समझ आई कि रिसेप्टर क्या है? तो ये जो नर्व्स होती है ना, ये जो आ रहे होते हैं ना धागे, इनको हम कहते हैं नर्व। ये नर्व जहाँ पर एंड हो रही होती है, जो नर्व की एंडिंग होती है, ये नर्व की एंडिंग है, ये वाली जो ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, नर्व की एंडिंग है। ये जो एंडिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। तो ये नर्व्स आ रही होती है और नर्व्स की एंडिंग को हम कहते हैं रिसेप्टर। ये बात क्लियर हो रही है? मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा जी, देखो तो नर्वस एंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कभी बॉडी में कट लग जाए स्किन के ऊपर, तो वो भी ये रिसेप्टर्स के पास ना, यहाँ पर देखो अभी आपको सिर्फ कुछ रिसेप्टर शो करें। वो कुछ रिसेप्टर कौन से थे? कोल्ड रिसेप्टर और हीट रिसेप्टर। लेकिन पेन रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। और ये देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है नर्व है, ये जो धागा आ रहा है ये नर्व है, ठीक है। और नर्व कहाँ से आती है? हमेशा ब्रेन से आती है। तो कहाँ थे हम? यहाँ थे। तो मैं आपको बताई थी कि नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? टेम्परेचर का चेंज डिटेक्ट करते हैं, पेन को डिटेक्ट करते हैं। और आप अगर अपने हाथ को ज़ोर से दबा रहे हैं ना, तो वो भी प्रेशर रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो इसको फ़ौरन से क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेता है। अब ये रिसेप्टर्स की ना बहुत सारी टाइप होती है। आप कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? आप ब्रेन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन का चैप्टर ना, उसके अंदर मैं रिसेप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। फ़िलहाल ये याद रखो, रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर वो पर्सन है, वो बंदा है
जैसे बोर्ड का पेपर बनता है, सही है। अब वो बोर्ड का पेपर जो बंदा बना रहा है ना, उसने जिस दूसरे बंदे को पेपर दिया, वो बंदा रिसेप्टर है। अब अगर वो बंदा जो है वो आप लोगों तक पहुंचाता है ना, तो वो आपके ब्रेन है जहाँ तक वो आपके पास आता है। मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे करके इसको याद रखो कि रिसेप्टर क्या है। अच्छा जी, उसके बाद डर्मिस जो होता है ना, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, पसीने को सिक्रीट करते हैं। याद रखना, स्वीट के लिए वर्ड यूज़ होता है, पसीने के लिए यूज़ होता है सिक्रीट। ठीक है, क्या यूज़ होता है, सिक्रीट, यानी सिक्रीशन। पसीना क्या है, सिक्रीशन है, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, बात याद रखना। अच्छा जी, तो ये क्या होता है, कुछ क्या रखते हैं आपकी बॉडी के अंदर, स्वीट ग्लैंड्स रखते हैं, पसीना प्रोड्यूस करने सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स रखते हैं। अब देखिए, मैं बार बार प्रोड्यूस कर रही हूँ, वजह क्या है, मुझे आदत हो गई है। जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ती थी ना, तो मुझे प्रोड्यूस करवाते थे, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग ये बात याद रखना है कि ये सिक्रीट होता है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं ये। ठीक है, प्रोडक्शन और सिक्रीशंस में फ़र्क होता है। अच्छा, तो स्वीट ग्लैंड्स का क्या काम होता है, पसीनों को सिक्रीट करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, सही है। इसके अलावा क्या करते हैं, स्किन के ज़रिए भी यूरिया, वाटर और सॉल्ट ये सिक्रीट होता है। जब भी तो आपसे कहते हैं अपनी स्किन को साफ़ रखो, अपनी स्किन जो पिंपल्स वगैरह के इतने सारे इश्यूज़ होते हैं ना, देखो असल में हमारी स्किन पे मौजूद होता है एक किस्म का ऑयल, जिसको हम कहते हैं सीबम। सीबम जो होता है ना, ये एक ऑयल लाइक मटेरियल होता है आपकी स्किन के ऊपर। तो जब अगर इसको हटाया ना जाए ना, तो जब यूरिया और सॉल्ट वगैरह सिक्रीट होंगे ना, तो वो क्या होगा, वो सीबम से मिलकर आपकी स्किन को गंदा करना शुरू कर देंगे, यानी सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर वो पिंपल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सीबम वैसे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेनिट्रेट होने नहीं देता। लेकिन देखो, सीबम क्या है, बार बार आता जा रहा है ना, तो आपको क्या है, पुराना सीबम हटाओगे तो नया आएगा। अब खुद सोचो ना, पुराने सीबम के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, अब जब उसको हटाओगे तो नया आएगा ना। पता चल रहा है नया भी आ रहा है, पुराने वाले भी उस पर पड़े हुए, तो एक बहुत ज़्यादा गंदगी सी मच जाती है, और उस गंदगी के नतीजे में पिंपल्स हो जाते हैं। अब चाहे गर्ल्स में या बॉयज़ में हो। एक तो देखो एज होती है, एक एज होती है जो तकरीबन 14 से लेकर 19 तक होती है, जब अमूमन गर्ल्स को या बॉयज़ को पिंपल्स होते हैं। ठीक है, ये प्यूबर्टी की वजह से होते हैं। प्यूबर्टी कुछ चेंजेस होते हैं जो लड़के और लड़कियों में 14 से लेकर 19 ईयर्स की एज के दरमियान में आते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, आप लोगों के पिंपल्स वगैरह आते हैं, लेकिन अगर आप अपना चेहरा फिर भी धोते रहेंगे ना, तो वो पिंपल्स जब आप 19 यानी आपकी टीन एज ख़त्म होगी ना, तो वो पिंपल्स चले जाएंगे। मुझे बहुत होते थे जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे इतनी टेंशन होती थी, और मेरी स्किन पे तो इतने पिंपल्स होते थे ना कि बस पूछे मत। तो बहुत ज़्यादा मैंने बातें सुनी, मैं तो बहुत ज़्यादा ही सुनती थी पिंपल्स के ऊपर, क्योंकि वो वाहिद बच्ची थी फैमिली की जिसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे मेरी फैमिली में। मतलब और भी थे, लेकिन मैं वो वाहिद बच्ची थी जिसके ज़्यादा होते थे। तो उस टाइम तो मैं बहुत वो होती थी, लेकिन मेरी मम्मा कहती थी कि नहीं ये चले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो मुझे तसल्ली दे रही है। लेकिन वाकई ऐसा हुआ था कि जब मैं 18 या 19 की हुई थी ना, तो मुझे यानी 18 में मैंने कदम रखा था ना, तो पिंपल्स होना बिल्कुल ही बंद हो गए थे। फिर कभी कभार अगर गफलत कर ली कि मुँह हाथ नहीं धोया आप लोगों की तरह, तो फिर एक दो पिंपल्स आ जाते थे, इसके अलावा ऐसा नहीं होता था। समझाना आपको इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि बेटा देखो, हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें सिर्फ उस चीज़ को पढ़ना नहीं होता, हमें उस चीज़ को इतना समझना होता है कि हम उसे अपने ऊपर अभी से अप्लाई करें। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, उसको खुद पे अप्लाई भी करो, सही है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो स्वेट ग्लैंड्स, पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स जो आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये जो इस किस्म का राउंड सा नज़र आ रहा है, जो ऐसे ऐसे यू हुआ हुआ है, ये है स्वेट ग्लैंड, पसीना प्रोड्यूस करने वाला। ये ग्लैंड आगे जाके कुछ ऐसे हो रहेगा, ये ऐसे होकर आगे ऐसे खुल रहा है, ऐसे आ रहा है ये ग्लैंड। ये जो खुल रहा है ना आगे जाके, इसको हम कहते हैं पोर। यानी यहाँ पे पसीना बन गया, सिक्रीट होना है। अब सिक्रीट कहाँ से होगा, यहाँ से आके सिक्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा। तो ये बात याद है कि ये क्या है, स्वेट ग्लैंड है, और ये क्या, पोर। बच्चे इस चीज़ों की डायग्राम्स भी बना लेते हैं, ये बहुत आसान है, और आप लोग भी डायग्राम ड्रॉ कर लेना, यही वाली ड्रॉ करना, बुक वाली नहीं करना, वो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बड़े ढूंढ के निकाली थी। तो इसके अंदर देखो कहीं पे लिखा हुआ भी होगा, हाँ ये देखो, ये पोर है, ये लिखा हुआ वर्ड पोर, और ये रहा स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अच्छा
हमने अच्छा अब आगे आ जाओ, हम जहाँ पढ़ रहे थे कहाँ गया, हाँ। तो अच्छा इसके अलावा क्या होता हैगा, आपकी ये जो डर्मिस होती है ना, इसी के अंदर कुछ आर्ट्रियोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कैसे मौजूद होते हैं, धागे की फॉर्म में, नेटवर्क की फॉर्म्स में कुछ आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज वगैरह, आपकी वेन्स, आर्टरीज, ये दोनों आपकी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हेयर फॉलिकल, यानी कि वो जगह जहाँ से हेयर निकलता है और हेयर का जो फॉलिकल होता है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ऐसे भी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, ऑयली सीबम, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसको साफ़ करना पड़ता है, सही है। अब ज़रा मैं आपको सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह दिखा दूँ, तो ये देखो, ये आपकी एपिडर्मिस है, यह आपकी डर्मिस है, और आप देख रहे हैं एपिडर्मिस यहाँ से यहाँ तक है और डर्मिस यहाँ से यहाँ तक। फिर ये सबक्यूटेनियस लेयर है, जिसको आप क्या कहते हैं, अपना हाइपोडर्मिस में पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हमने डर्मिस और एपिडर्मिस को डिस्कस कर लिया है। तो डर्मिस के अंदर हमने डिस्कस किए कोल्ड रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर किससे अटैच हुए होते हैं, डर्मल पेपिलाए से, मतलब कि जो एपिडर्मिस है ना उसके ऊपर वाली लेयर से, सही है, डर्मिस की ऊपर वाली लेयर से। फिर हमने पढ़ा हीट रिसेप्टर्स और कोल्ड रिसेप्टर्स। फिर हमने पढ़ा वही आर्टियोल्स वगैरह, यानी वो ब्लड वेजल्स पढ़ी थी। ये देखो, ये जो रेड कलर के और ब्लू कलर की मोटी मोटी सी आ रही ना, ये ब्लड वेजल्स हैं आपकी स्किन को ब्लड देने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ पे लगी हुई है ना, ये कनेक्टिव टिश्यूज़, आपको पता है ना आपकी बॉडी कनेक्टिव टिश्यूज़ से बनी हुई है, अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती है, बात तो पता है ना। फिर हमने नर्व्स भी पढ़ लिया, सही है। उसके बाद हमने स्वीट ग्लैंड्स पढ़ा, और ये देखो, ये रहा आपका सेबेशियस ग्लैंड, ये देखो सेबेशियस ग्लैंड, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये क्या आपका सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होता है, सीबम प्रोड्यूस करना, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला पढ़ो, इरेक्टर पिली मसल। कौन सा, इरेक्टर पिली मसल, ये यहाँ पर मौजूद है, इरेक्टर पिली मसल, इसको याद रखना है, मैं आगे पढ़ाऊँगी, ये भी आपका आएगा भी। इरेक्टर पिली मसल क्या करता है, आपके स्किन के बालों को या तो खड़ा करता है, ठीक है, या फिर उनको लिटा देता है, सही है। जब सर्दी आती बहुत ज़्यादा, आपके स्किन के बाल खड़े होना शुरू हो जाते, इरेक्ट हो जाते, खड़े होने को क्या कहते हैं, इरेक्ट। बालों का खड़ा होना क्या कहलाता है, इरेक्ट। जिस स्किन के हेयर्स का खड़ा होना होता है उसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट। तो ये जो आपके बालों को इरेक्ट करवाते, खड़े करवाते, वो कौन से मसल्स होते हैं, वो इरेक्टर पिली मसल्स होते हैं, ये बात याद रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए आगे। अब बात करते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सबसे नीचे पाई जाएगी, और ये जब पाई जाती है ना, ये क्या करती है, अपने अंदर रखती है फैट्स। हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होता है, फैट्स मौजूद होता है, ये सबसे नीचे पाई जाती है। ये क्या करती है, आपकी बॉडी से हीट को लॉस होने नहीं देती। जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो ये लेयर बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर फैट्स ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, यही वजह होती है आप लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो चिकनाई आपकी जो स्किन है उसके नीचे आकर बहुत मोटी लेयर बना लेती है। इसके अलावा क्या करती है, इसके अलावा ये आपको इंसुलेशन देती है अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट, यानी आपकी बॉडी से हीट को लॉस होने नहीं देती। इसके अलावा क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। जाहिर है, जब हीट लॉस ही नहीं होगी तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आपको ये सबक्यूटेनियस लेयर नज़र आ रही है, ये सबक्यूटेनियस लेयर तो नीचे वाली, इसके ऊपर ये एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ को हम फैट्स टिश्यूज़ भी कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखा है ना कि हाइपोडर्मिस क्या करता है, ऐसी स्किन होती है जिसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं, तो वो कैसे आते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज़ से आते हैं, जो यहाँ पर भी आपको शो किया हुआ है। ये देखो, ये सबक्यूटेनियस लेयर है जो हाइपोडर्मिस पीसी में आ रहेगा, और ये देख रहे हैं किस तरह से फैट के लोब्स बने हुए हैं, गोल गोल से जो बने हुए ना, इस तरह से येलो कलर के, ये कहलाते हैं फैट्स लोब्यूल्स, यानी कि फैट्स, बहुत सारा फैट्स किस तरह से एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, जमा हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्किन का रोल क्या होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम होता है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करे। जब स्किन का रिसेप्टर कोई चेंज आपकी बॉडी के टेम्परेचर में डिटेक्ट करता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या गर्मी है, तो आपके बॉडी का जो सेट पॉइंट है ना, वो होता है 37 सेंटीग्रेड। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो उसको दोबारा 37 सेंटीग्रेड तक लाने का काम करना होता है स्किन ने, ठीक है।
सिर्फ स्किन ही नहीं ये रोल अदा करती, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स और भी मतलब हम बढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन स्किन का जो मेन रोल है ना अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो स्किन क्या करती है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसके अंदर ऐसे टेम्परेचर मौजूद होते हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से ज़्यादा या कम हो रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो उस पर क्या होता है कि फ़ौरन ही रिसेप्टर क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? ब्रेन को भेजते हैं। किसके ज़रिए भेजते हैं? नर्व्स के ज़रिए भेजते हैं। दिखाई थी ना नर्व्स आप लोगों को। और ये कैसे होता है? ये फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। और फीडबैक मैकेनिज़्म भी मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर किसी बच्चे को फीडबैक मैकेनिज़्म डिटेल में समझना हो तो मुझे बता देना। मैं सेकेंड ईयर की एक वीडियो है उसमें से आप लोगों को कुछ पार्ट्स दे दूँगी फीडबैक सिस्टम के, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, यानी कि गर्मी लगना शुरू होती है, हॉट होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हॉट होता है, राइज होता है, बढ़ता है, तो क्या होता है? सबसे पहले तो पसीना प्रोड्यूस होता है। आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या करना शुरू कर देते हैं? वो पसीने को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? स्किन के ऊपर पसीना क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट कहते हैं जमा होने को। क्या हो जाता है? आपकी बॉडी के ऊपर पसीना एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर क्या होता है? वो आपकी स्किन के ऊपर से एवोपरेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो हीट एनर्जी होती है ना, हीट जो आपकी बॉडी से होती है वो निकल जाती है और आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास होता है। देखो, आप लोगों ने बात केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि एवोपरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवोपरेशन क्या होता है? कूलिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके ज़रिए जब आपकी बॉडी में से पानी निकल के एवोपरेट हो रहा होता है ना, तो वो अपने साथ हीट को भी लेके जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स, आपके जो हेयर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? वो गिर जाते, इरेक्ट खड़े नहीं होते बल्कि लेट जाते, लाइंग डाउन हो जाते, लेट जाते हैं, ठीक है। और आपके मसल्स जो अटैच होते हैं ना हेयर्स के साथ, जिसको मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया भी था, पिली मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हेयर को रिलैक्स करवा देते हैं, जिसकी वजह से हेयर्स जो होते हैं वो लाई कर जाते हैं, लेट जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल आपकी स्किन की सरफेस के साथ ही लेट जाते हैं उसके अगेंस्ट। मतलब ये आपकी स्किन है और ये इसके ऊपर आपके हेयर जो है वो इस तरह से लेट जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि जब ऐसा काम होता है ना तो जो हवा आती है ना वो आराम से आपकी बॉडी को मिलते हुए जाती है आपके हेयर से होती है। फिर होता है वेजो डायलेशन। देखो, डायलेशन का मतलब होता हैगा किसी चीज़ के डायलेशन का मतलब होता हैगा इंक्रीज़ करना। मतलब एक साइज़ इतना था ना वो इंक्रीज़ होकर इतना हो गया, ठीक है। अगर एक साइज़ किसी ब्लॉक का इतना है तो वो डायलेट होकर बड़ा हो गया, वो बॉक्स इतना बड़ा हो गया, यानी कि डायलेशन कहते हैं इंक्रीमेंट। आर्टियोल्स यानी आर्टरीज जो आपकी डर्मिस में पाई जाती है, देखी थी ना, आपकी डर्मिस में जो स्किन का नेटवर्क पाया जाता है वो क्या होता है? वो डायलेट हो जाता है, यानी कि खुल जाता है और बहुत वाइड खुलता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा जगह मिलेगी तो ब्लड ज़्यादा बहेगा। जैसे ही आपकी स्किन के अंदर जो आर्टरीज़ है उसका साइज़ बड़ा होगा, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ब्लड का फ़्लो भी ज़्यादा होता जाएगा, उतना ज़्यादा ब्लड फ़्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी ब्लड वेजल्स जो है ना वो क्या होंगे? वो करीब आ जाएंगे आपके स्किन के। मतलब समझो ये आपकी स्किन है, ठीक है, और ये आपकी ब्लड वेजल यहाँ पर है, सही है। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ और इसका साइज़ समझो इतना हो गया, तो ये क्या हुआ? इसका साइज़ इंक्रीज़ होकर किसके करीब आ गया? आपकी स्किन के करीब आ गया। बात समझ आई? जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ब्लड तेज़ी से फ्लो होगा ना तो उसके अंदर से भी जो हीट होगी ना वो लॉस हो जाएगी आपकी स्किन से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजल डायलेशन, यानी कि स्किन का डायलेट होना, फैलना, और इस प्रोसेस को हम लोग वेजल डायलेशन भी कहते हैं। ये बात याद रहेगी। अब बात करते हैं इन कोल्ड कंडीशंस। कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू होता है, यानी कि हेयर्स इरेक्ट होते हैं, खड़े होना शुरू हो जाता है। अच्छा देखो, अब क्या होगा? हेयर्स खड़े हुए, सही है, या आपके हेयर्स खड़े हो गए, मैंने गिनती के हेयर्स बना दिए हैं, ये खड़े हो गए। अब आप समझो हवा आएगी ना तो पहली एयर यहाँ पर आकर फंस जाएगी। हवा जब सबसे पहले आएगी वो यहाँ पर आकर इन हेयर्स के दरमियान में फंस जाएगी, और जब आपकी बॉडी में से हीट निकल रही होगी ना तो वो इस एयर को भी क्या कर देगी? गर्म कर देगी, हॉट कर देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में हरारत है, जबकि जो ऊपर से हवा जा रही होगी ना, अब इन बालों के ऊपर से वो जो ठंडी हवा होगी ना वो आपकी इसके अंदर आ ही नहीं सकेगी। क्यों नहीं आ सकेगी? क्योंकि गर्म लेयर जो
एयर के आपके हेयर्स के दरमियान में आ गई है ना, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, मतलब ये ठंडी हवा को बॉडी के अंदर नहीं आने देगी। ये बात समझ आती है? यहाँ से पढ़ भी लो, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर्स अपराइट एंड ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू द स्किन। यानी कि हेयर्स जो होंगे, मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले मसल्स क्या हो रहे थे? पहले मसल्स रिलैक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से हेयर्स जो थे वो रिलैक्स हो रहे थे। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से हेयर्स जो है वो अपराइट ऊपर की तरफ आएंगे और खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लेयर होगी ना बालों के दरमियान जो लेयर्स होगी ना, ये क्या करेगी, हवा को अपने अंदर फंसा लेगी, ट्रैप कर लेगी, पकड़ लेगी। सही है? तो वो क्या करेगा, वो इंसुलेटिंग एयर बन जाएगी, यानी क्या वो और एयर को अपने अंदर आने नहीं देगी। लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ह्यूमन्स के स्किन के ऊपर इतने हेयर्स नहीं मौजूद होते। बाज़ औक़ात गर्ल्स होती हैं तो वो वैक्स करवा लेती हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई वैक्स करवाने का फ़ायदा होता है कि अगर देखो आप वैक्स करवा लो उसका फ़ायदा भी होता है और बाज़ औक़ात उसके नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। वैक्स करवाते हो ना, आपके जो हेयर पोर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो वहाँ से बालों को वैक्स के नतीजे में बाल बिल्कुल खिंच के निकल जाता है, यानी कि वो हिस्सा थोड़ी टाइम के लिए खाली हो जाता है। वो पोर जहाँ से आपके हेयर्स ग्रो हो रहे हैं वो पोर खाली हो जाता है, फिर वहाँ डस्ट बैठेगी, फिर आपको स्किन प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये जो अल्लाह ताला ने अगर हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स दिए भी है ना, तो इसका भी कोई बेनिफिट है। कोई चीज़ ऐसी नहीं दी अल्लाह ताला ने हमें कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो। सही है? अच्छा, अब आपको इरेक्शन ऑफ हेयर समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वेसो डायलेशन हो रहा था, यानी कि आर्टरीज़ का साइज़ बड़ा हो रहा था। अब क्या होगा, अगर आर्टरीज़ का साइज़ बड़ा है तो और छोटा हो जाएगा, अगर छोटा है तो उससे छोटा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो ब्लड होगा ना, वो ब्लड का फ़्लो कम होगा। जब ब्लड का फ़्लो कम होगा ना, तो एनर्जी तो स्किन जो है ना, वेजल जो है वो स्किन के करीब नहीं आएगी, जिसकी वजह से हीट का लॉस इतना नहीं होगा। इसके अलावा पसीना कम प्रोड्यूस होगा, यानी आपके स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो पसीने को कम सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से भी एनर्जी का और वाटर का लॉस नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं इंक्रीजिंग इन मेटाबॉलिक रेट। कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होता है ना ऑर्गन्स का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर आप कुछ खा रहे हो ना, तो बहुत जल्दी से कैटाबोलाइज हो जाता है, टूट जाता है और बहुत जल्दी से उससे एनर्जी बन जाती है, यानी वो एनाबोलाइज हो जाता है। यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बहुत फास्टली हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बन रही होती है और वो हीट क्या होती है, वो आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, It prevents loss through the adipose tissues in hypodermis which works as an insulation layer। तो ये क्या होता है कि इसको लॉस भी नहीं होने देते। कोल्ड कंडीशन में आपकी बॉडी में से हीट को लॉस भी नहीं होने देते, क्योंकि आपके एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं ना, हाइपोडर्मिस के अंदर मौजूद होता है। अभी मैंने बताया था जिसका काम फैट्स बनाना होता है। तो फैट्स क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग लेयर होती है जो आपकी बॉडी से हीट को नहीं जाने देती। अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ और जब फैला, तो इसको ऐसे पढ़ो, ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है। अच्छा जी, जब ये टेम्परेचर सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर, सबसे पहले था बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल, फिर हुआ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हुई, हीट लॉस हुई इन्वायरमेंट के अंदर, पसीना प्रोड्यूस होने लगा, सिक्रीट होने लगा और फ्लूइड बॉडी में से एवापोरेट होने लगा, जिसकी वजह से हीट लॉस होने लगी बॉडी में से। हीट लॉस होकर इन्वायरमेंट में गई और दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ, जब ठंडक आ गई, कोल्ड कंडीशन में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, बढ़ गया टेम्परेचर, कम हो गया, गिर गया, तो क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स जो थी उन्होंने क्या किया, हीट को अपने अंदर कंजर्व कर लिया। कैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड्स ने सिक्रीट करना बंद कर दिया पसीना, जिसकी वजह से हीट का लॉस कम हो गया और आपकी बॉडी गर्म रही। फिर यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई, शिवरिंग और इनवॉलेंट्री। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाहट। आपके देखो, आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमने पढ़ा था ये आपके काबू में होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं ना, ये आपके काबू में होते हैं, याद है हमने चैप्टर 2 में बात पढ़ी थी। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो बाज़ औक़ात ये आपके मसल्स आपके काबू में नहीं होते, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको कपकपाहट चढ़ी होती है। इस कपकपाहट से क्या होता है,
आपको हीट मिलती है। समझ आ रही है? आपकी बॉडी के पास क्या होता है, कैल्शियम आइंस आते हैं, आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी खुद ब खुद हिले होते हैं। देखो आप कुछ काम नहीं कर रहे लेकिन आपके मसल्स हिले जा रहे हैं, आपका हाथ हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? इसलिए हिल रहा है कि वो खुद ब खुद शिवरिंग कर रहा है, कपा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एटीपी टूटता है ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बात समझ आ रही है? नहीं आए तो पूछ लेना। ओह, थोड़ा सा सांस ले लेती हूँ अब मैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं लंग्स का रोल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लो रखने के लिए क्या करता है। देखो हमारे जो टिश्यूज़ या सेल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कब? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है ना, पहले ये ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए जाती है और कहाँ पे फ्यूज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर फ्यूज़ हो जाती है। ब्लड के अंदर आपके जो RBCs होते हैं ना, ठीक है, ब्लड के अंदर, बल्कि सबसे पहले ये रिएक्ट करती हैं वाटर से और बनाती हैं कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्शन जो हो रहा है ना, यानी देखो कार्बन डाइऑक्साइड आई और उसने वाटर से रिएक्ट किया और करने के बाद क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है ना, ये एक किस्म के एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है। उस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर क्या होगा कि ये प्रोसेस, अच्छा ये प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है? सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हुई, ब्लड से ये गई ब्लड के अंदर मौजूद सेल्स में, RBCs में, जहाँ ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। और किस एंजाइम की हेल्प से? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से। उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड टूटता है H पॉजिटिव आइंस में और बाइकार्बोनेट में, यानी कि HCO3 आइंस में टूटता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ H पॉजिटिव आइंस आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है, ये अगर देखो आपकी बॉडी के अंदर दो किस्म की आपके जो ब्लड है उसके अंदर दो किस्म की बॉडीज़ पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज़ और एरोटिक बॉडीज़। ये क्या होते हैं? ये स्पेशल किस्म के डिटेक्टर्स होते हैं, सही है, जो आपके हार्ट के पास भी लगे हुए होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या आएगा, ये आपके जो हर्ट है ना, इससे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो ये वाली जो है ना, इसके बाद जो ब्लू कलर के दो नज़र आ रहे हैं, ये दो क्या है, ये कैरोटिड बॉडीज़ है। और ये कैरोटिड बॉडीज़ किसके पास है? ये कैरोटिड, ये आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है ना, उसके पास दो ब्लू कलर के छोटी सी और वेन्स आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज़। और ये क्या होती है? एरोटिक बॉडीज़ होती है। एरोटिक बॉडीज़ ये पर्पल कलर की आपको शो हो रही है एरोटा के पास, ये आपके लंग हार्ट के पास होता है। जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अभी टॉपिक ये तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही। सबसे पहले सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आई, ब्लड के अंदर आने के बाद ये रेड ब्लड सेल के अंदर गई, वहाँ पर इसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन वाटर के साथ और क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? एक किस्म के एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उसके बाद ये टूट गया दो किस्म के आइंस में, जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आइन। अब क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव आइंस है ना, ये अब जाएंगे आपके जो सेल जो था, इससे जाएंगे RBC से दोबारा से बताओ बाहर निकलना शुरू होंगे। अब ये जो क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट है, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आगे डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोगों का एक रिदम बना रहे। तो हमने पढ़ा कि क्या होगा, द लेवल ऑफ H पॉजिटिव इन ब्लड इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय स्पेशल डिटेक्टर्स, receptor, carotid bodies and erotic bodies. Most of the bicarbonate ions diffuse out from RBCs to blood plasma. अब क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आइंस जो होंगे ना, वो क्या होंगे, वो RBC से ब्लड प्लाज्मा में आ जाएंगे। सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is also carried and dissolved in RBCs when the blood reaches the lung. These bicarbonate ions diffuse back into RBCs, where again converted into carbonic acid and then into CO2. The CO2 diffuses out of the blood capillaries and into alveoli from expelled out of breathing. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपके पास दो आइंस बने, कौन कौन से बने, एक तो बाइकार्बोनेट एक हाइड्रोजन। ये दोबारा से क्या बन जाएगा, ये दोबारा से बन जाएगा क्या कहते हैं, क्या था ये, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। हाँ, फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या होगा, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किस में,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वाटर सेल में ही रह जाएगा। देखो अब क्या होगा, ये जो आरबीसी होगा ना, ये आरबीसी जाएगा किसके पास, एल्वुलाई के पास। देखो पहले क्या हुआ, सेल के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड आई और आरबीसी में गई और आरबीसी में सारा प्रोसेस हुआ। फिर ये आरबीसी गया आपके एल्वुलाई के पास, पता है ना लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। फिर इस आरबीसी के अंदर दोबारा से एक और प्रोसेस होगा जिसके अंदर इन दोनों आइंस की हेल्प से क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। इस कार्बोनिक एसिड फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एल्वुलाई के थ्रू यानी कि एल्वुलाई में डाल देंगे और एल्वुलाई के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर एक्सप्लेड हो जाएगा। ये डायग्राम अपने पास ऐसे ही ड्रॉ कर लिएगा तो ये बात आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता हैगा, ठीक है। तो आपकी देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता हैगा, अगर आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर जाना है तो आपकी ब्लड का एक पीएच लेवल होता है जो मेरे ख्याल में 5 होता है, जो एसिडिक आई थिंक होता हैगा, पीएच 5 ही होता है मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, ये इंक्रीज़ होना शुरू कर जाता हैगा तो उसकी वजह से क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। तो क्या होता हैगा कि वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं जिसकी वजह से क्या होता हैगा कि आपका ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता हैगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। आपके लंग्स ने सांस लिया, ऑक्सीजन आई, रेड ब्लड सेल में गई, रेड ब्लड सेल से गई ऑर्गन्स में और ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हुए उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी जो एक पूरा प्रोसेस पीछे पढ़ा कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो आई रेड ब्लड सेल में वाटर के साथ मिली, कार्बोनिक एसिड बना, किसकी प्रेजेंस में बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में बना। फिर वो 2 किस्म के आयंस में टूट जाता है, एक तो HCO3 होते हैं और दूसरा H पॉजिटिव होता है। HCO3 को हम लोग बाइकार्बोनेट कहते हैं। फिर ये जो RBC होता है ये घूमता घूमता जाता है आपके एल्वुलाई के पास और एल्वुलाई के पास जाने के बाद ये HCO3 और H पॉजिटिव आयन मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये बनाते हैं दोबारा से कार्बोनिक एसिड और ये कार्बोनिक एसिड दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, वाटर रेड ब्लड सेल में ही रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से बाहर चले जाते हैं एल्वुलाई के ज़रिए। यहाँ पर आज हमने आरबीसी का एक फंक्शन पढ़ लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। आरबीसी का हमने एक फंक्शन पढ़ लिया कि वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में अपना क्या रोल अदा करता है, सही है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी का काम क्या होता है, किडनी क्या करती है, ब्लड की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो ऐसा सेल होता है, ब्लड फ्लूइड होता है जिसके अंदर होता है सेल। प्लाज्मा में क्या होता है कि ब्लड इज़ फ्लूइड हैविंग सेल्स, ब्लड एक फ्लूइड है जिसके अंदर सेल्स होंगे। इन प्लाज्मा इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर, प्लाज्मा के अंदर हाई अमाउंट होता है वाटर का और कुछ सॉल्यूट्स का, कुछ आइंस होते हैं सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम। क्या होता है, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। लिवर क्या करता है, लिवर कंटिन्यूसली यूरिया प्रोड्यूस करता है और अमोनिया प्रोड्यूस करता है। कैसे, अमोनिया अमाइनो एसिड को तोड़ के, सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल, आपका क्या ख्याल है, इसको समझाना है आप लोग को या अब ज़रूरत है या नहीं। वैसे आगे किडनी में इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि कैसे लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है यूरिया और अमोनिया अमाइनो एसिड को तोड़कर। आप लोगों का ये है नहीं वैसे, हाँ सही, ये है सेकेंड ईयर का। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हो, मैं बार बार कहती हूँ वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं उन्हें सेकेंड ईयर का वो लेक्चर दे दूँगी। सिर्फ उस लेक्चर को समझ लेना, याद नहीं करना, सिर्फ समझ लेना कि आप लोगों को पता चल जाए। बता तो मैं आपको अभी भी दूँगी, वो पूरी एक ऑरेंथाइन साइकिल होती है जो सेकेंड ईयर वालों की है, तो उसमें सब होता हैगा कि किस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो टूटता है और उसके अंदर से अमोनिया निकलता है और वो अमोनिया जो है वो क्या कहते हैं, फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फिर वो सीटोनिन बनता है, आर्जिनिन आता है, इस तरह से करके पूरा ऑरेंथाइन साइकिल चलती है। अच्छा जी, वी कंटिन्यूसली टेक डिफरेंट सोल्यूट्स आइन इन आवर फूड लाइक Na, कैल्शियम आयन्स, पोटेशियम। द कंसंट्रेशन ऑफ H2O solute and nitrogenous waste are maintained kidney through process of filtration and reabsorption, which we will study in the next topics.